गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 10 क्लास के सारे फॉर्मूला, चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर लास्ट तक, प्रोबेबिलिटी तक सारे फॉर्मूला देखो, एक ही वीडियो में आपको पता लगेगा। आप ढूंढते रहते हो किधर क्या है, वो देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? रियल नंबर्स। क्लियर आ रहा होगा? ए नंबर इज ए प्राइम इफ इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। क्योंकि सर सबसे छोटी प्राइम नंबर बताओ कौन सा होता है? देखो 2, उसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, उसके बाद 11, वो ध्यान देना, ठीक है। 9 क्या होता है प्राइम नंबर? बिल्कुल नहीं। 2 एक प्राइम नंबर क्यों होती है? क्योंकि ये 1 से डिविजिबल होगा और 2 से डिविजिबल होगा। तो कितनी फैक्टर हो गया इसके? 2 बोल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। 3 के लिए कितनी फैक्टर्स होगा? 1 एंड 2, 3 से कट जाएगा। 5 के लिए 1 और 5, 7 के लिए 1 और 7, 11 के लिए 1 और 11। सभी में देखो एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा, एक और खुद का है। तो जिस कोई भी नंबर है जिसकी ज्यादा से ज्यादा ओनली 2 फैक्टर्स आएगा, एक होगा और उसी नंबर होगा, तो उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। उसमें क्वेश्चंस आते हैं, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, इवन प्राइम नंबर 2, ये आपको ध्यान देना। क्लियर हो गया? सेकंड फॉर्मूला कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। कंपोजिट नंबर क्या होगा? ना प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होती है, मल्टीप्लाई। कैसे? कंपोजिट नंबर, या ऐसे लिख सकते हो मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे मैं 4 बोलूंगा, ऑल फैक्टर्स, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हुआ नहीं हुआ? अब बात करो 6 के लिए, 1 से डिविजिबल होगा, 2 से, 3 से, 6 से, तो 4 फैक्टर हो गया। तो ये जो चीजें, या हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गया ये आपका। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? द नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर, ठीक है। HCF of 2 नंबर्स इक्वल टू क्या होता है? ना प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर्स। सर ये क्या चीज दे दिया? HCF क्या होती है? देखो थोड़ी सी इसको मिटा देते हैं, जो क्लीन कर दिया मैंने। अब क्या दे रखा है? HCF ऑफ 2 नंबर्स, HCF ऑफ 2 नंबर। HCF ऑफ 2 नंबर के लिए क्या करेंगे ना? HCF ऑफ 2 नंबर्स, देखिए HCF ऑफ 2 नंबर्स क्या करना है? अगर एक का दे रखा है, एक नंबर है उसका दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। दूसरा एक नंबर दे रखा है हमारे पास QX है, जिसकी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। अब पूछा जाएगा आप इसकी HCF फाइंड आउट करो। HCF तो क्या करोगे? ये 2 3 बार है और 2 2 बार है, इन दोनों में छोटा कौन है? 2 का 2 टाइम्स ले लोगे, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, तो 5 का स्क्वायर ले जाओगे, 7 तो है नहीं, छोड़ो। तो ये जो दोनों है, 5 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर, वो आपका हो जाएगा HCF। नहीं तो HCF निकालने के लिए आपको बहुत सारे मेथड आपको पता है। आप फैक्टर लेके इसमें कॉमन फैक्टर ले सकते हो, या तो दूसरा था आपका क्या होता है, डिवीजन वाला मेथड कर सकते हो, या कॉमन फैक्टर वाला मेथड, कॉमन डिवीजन वाला मेथड कर सकते हो। अगर मान लो मुझे 30 इसमें दे रखा है, 30 और 45 का मुझे HCF निकालना है, तो मैं 5 ले जाऊंगा, 6 और 9, फिर 3 ले जाऊंगा, 2 और 3। अब उसके बाद नहीं लेना है, जो ये दोनों जो है वो HCF हो गया। तो HCF कितना हो गया? 15। ऐसे आप कर सकते हो, छोड़ो ये आप कुछ नहीं इसमें। तो LCM ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। जो बड़े बड़े नंबर है जो उसको आपको लेना है, ठीक है। बड़े बड़े जो पावर है उसको आपको ले जाना है, छोटे पावर नहीं लेना है। कि इसके भी आप एग्जाम्पल दे दो। अगर एक PX है, x हो गया, P की पावर हो गया 10 और इंटू क्या हो गया? मैं एक नंबर ले रहा हूं मैं, किसका? P की पावर 10 इंटू Q की पावर 23 इंटू R की पावर 29। एक QX हो गया, इसमें क्या है? P की पावर 7 इंटू Z के पावर 7 इंटू R की पावर 3। आपको बड़े बड़े लेना है। अब P का 10 और P का 7 में अब मैं ले रहा हूं LCM। बड़ा कौन है? P की पावर 10। Z तो है नहीं इधर, R का 3, R का 29, तो R का 29 ले लो, और Q का 23 ले जाओ, वो है ही नहीं, और Z का 7 ले जाओ। ये आपका हो गया LCM।
एलसीएम में दोनों में जो कॉमन है उसमें बड़े वाला लेना है और जो नहीं है उसको भी ले जाना है। क्लियर हो गया आपको? तो ये आपका हो गया, आपका क्या होती है, मैंने बताया आपको एलसीएम के लिए। आगे हम आते हैं, आगे क्या कह रहा है देखो, आगे ना एलसीएम ऑफ टू नंबर, अगर आप दोनों का आपका एलसीएम चाहिए, क्या है ये देखो आप, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो क्या होगा ना, कोई भी दोनों नंबर का अगर हमें लेना है एचसीएफ और एलसीएम, आप एचसीएफ ले लो, क्या लेना है आपको, एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट पीएक्स इंटू में क्यूएक्स। क्वेश्चन आएगा क्या है, इसमें 4 फॉर्मूला बन जाएगा। अगर तुम्हें पीएक्स चाहिए तो क्या हो जाएगा ना, पीएक्स बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाय आपका क्यूएक्स। अगर मुझे कहीं क्यूएक्स चाहिए, क्यूएक्स मतलब दूसरे नंबर जो है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ डिवाइडेड बाय आपका पीएक्स हो जाएगा। देखना बेटा, इसमें लिखने का थोड़ा आदत नहीं है, तो ये एफ है एचसीएफ, ठीक है। अगर एलसीएम चाहिए, एलसीएम तो दोनों को डायरेक्ट निकाल दोगे, अदरवाइज अगर फॉर्मूला आपको लगानी है पीएक्स इंटू में क्यूएक्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ, और लास्ट फॉर्मूला जो एचसीएफ इक्वल टू पीएक्स इंटू में क्यूएक्स डिवाइडेड बाय एलसीएम, तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। दोनों नंबर का एलसीएम एचसीएफ दे देगा, एक नंबर देगा, तीसरा पूछेगा, तो ये आपको हो गया, ठीक है। ये कौन सा था ना, ये आपका था एचसीएफ और एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ए हो गया मान लो एक नंबर है, बी हो गया दूसरा नंबर है, दोनों का एचसीएफ निकाल दो, दोनों का एलसीएम में गुना करोगे तो ए बी होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, तीनों नंबर के लिए ये है ही नहीं सिलेबस में से, तो एचसीएफ एबीसी एलसीएम एबीसी इज नॉट इक्वल टू एबीसी, ये नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है, चैप्टर 1 रियल नंबर्स के लिए, इसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और कुछ नॉलेज इसमें चाहिए आप ले सकते हो। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अभी है नहीं, अभी जो नहीं है सिलेबस में उसको मैंने हटा दिया गया। हाँ इसमें आ सकता है रेस्टोरेंट, इसमें और थोड़ी बहुत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखो इसमें क्या, इसके ऊपर कर देता हूँ मैं, क्या करना है इसमें इसमें और क्या करना है ना, इसमें आपको आ जाएगा ना, आपको तो पता है नेचुरल नंबर क्या होती है ना, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेचुरल नंबर्स होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4, उसके बाद आप आ जाते हो होल नंबर्स, वो क्या होती है ना, 0 ऐड कर दो, उसके साथ 0 ऐड कर दो, वो आपका हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाओगे इंटीजर, आ जाओगे इधर 0, इधर +1 -1 -2, इसको हम इंटीजर कहा जाता है। उसके बाद रेशनल नंबर आ जाओ, रेशनल नंबर बेटा आप पहले से पढ़ के आ रहे हो, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू 0 नहीं है। लेकिन रेशनल नंबर का और एक चीज़ ध्यान देना, ये टर्मिनेटिंग भी हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग भी हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग आप सब 9th क्लास में पढ़े हो, इसको एक्सप्लेन, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी हो जाएगा, लेकिन वो रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है ना, ये हो जाता है आपका रेशनल नंबर का डेफिनेशन। जैसे एग्जाम्पल दे दिया 2 7 0/7, ये सब हो जाएगा। एक आता है इरेशनल नंबर, क्या होती है इरेशनल नंबर को आप पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और एक चीज ध्यान देना, इसको और क्या बोलते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे √2, जैसे √3, ये सब हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर है। 2 + √2, 2 - √2, 2 √2 + √3, √3 + √7, √3 × √5, ये सब हो गया आपका इरेशनल नंबर। और रियल नंबर में क्या आता है, ये सभी नंबर जो है ये रियल नंबर में आता है। रियल नंबर मतलब हो जाएगा, इसमें रेशनल भी आएगा, रेशनल, और इसमें इरेशनल में आपका आ जाएगा। तो ये जो लास्ट में जो आता है वो रियल नंबर। तो नंबर के बारे में थोड़ा जानकारी आपको होनी चाहिए। ये चैप्टर 1 में वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। दोबारा रिकेप करता हूं, शुरू में देखो प्राइम नंबर केवल 2 फैक्टर्स होनी चाहिए, 1 और अपनी नंबर, कॉम्पोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स होनी चाहिए, और एचसीएफ दोनों का अगर एचसीएफ लोगे किसी नंबर का ना, जो स्मॉलर पावर है कॉमन में उसको लेना है, और एलसीएम में क्या लेना है ना, दोनों नंबर में जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको लेना है। उसके अलावा जो दोनों में जो कॉमन नहीं है उसको भी आपको लेना है। देखो उसमें शोर कौन कर रहा है उस बच्चे, ये आपका हो गया क्या है, एलसीएम और एचसीएफ बताया गया आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। कर लिए, नेक्स्ट की तरफ आते हैं हम लोग, इसकी नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में आते हैं।
अब आते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है बेटा? पोलिनोमियल। क्या आ जाता है इसमें? पोलिनोमियल। तो क्लियर, चैप्टर 2 जिसका नाम होता है पोलिनोमियल। x is a variable and x0, a1, an be real numbers, n is a positive integer, then n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो एक पोलिनोमियल जो लिखा जाता है a0, a1x, a2x स्क्वायर, ये जो पूरा जो सीरीज आप देख रहे हो, इसे क्या क्या कहा जाएगा ना? इज ए पोलिनोमियल इन द वेरिएबल ऑफ x। x का क्या है? पोलिनोमियल है। क्या लिखा गया? x0, x1x, a1x, a2x स्क्वायर, इसको बढ़ाते रहोगे और उसके बाद क्या करेंगे? पावर को भी आप बढ़ाते रहना। ये आपका हो गया। द एक्सपोनेंट ऑफ द हाइस्ट डिग्री इज टर्म इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे मैं लिखूंगा 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, राइट द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल। डिग्री क्या है? 3 है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पावर जिसका होगा उसको डिग्री कहा जाएगा। दूसरा कहूंगा x माइनस x का 101 प्लस में x का 3, तो कौन सा डिग्री होगा इसमें? 101 हो जाएगा, 101। क्यों ना? जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है उसे हम डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहा जाएगा। वो आप ध्यान देना। क्लियर हो गया आप लोग? समझ में आ रहा है आप लोगों के? कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है? जैसे नंबर लिखूंगा 3, 5, 7, 8, 9, 17, ये सारे जो है कोई सा भी नंबर लिखो, ये सब कांस्टेंट में आता है। कैसे ना? fx इक्वल टू a इज कांस्टेंट। समझ में आ गया? अब आते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर में क्या आएगा ना? लीनियर में हम लेते हैं, थोड़ा सा अगर दिखाई नहीं देगा तो थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अच्छा, लीनियर में क्या होगा? देखो, लीनियर पोलिनोमियल में क्या होगा ना? ax fx इक्वल टू ax प्लस 0, क्या आ जाएगा ना? fx इक्वल टू ax प्लस b और a इज नॉट इक्वल टू 0। कहोगे सर ये 2x क्या है ना? बेटा ये लीनियर पोलिनोमियल है। मैं कहूंगा 2x प्लस 2 क्या है? ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल। कहोगे 2 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 8, ये क्या है? ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ax स्क्वायर, ये जो ax वो है ही नहीं, x हो y हो वो नहीं है, ये तो कांस्टेंट कहलाएगा। उसको सॉल्व करो, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आप लीनियर पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है? यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी, fx इक्वल टू x प्लस बी एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाला जो पर्सन, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 हो गया, कोई दुख नहीं है। सर 2x हो जाएगा? बिल्कुल होगा, कौन मना कर रहा है? ठीक है, ये आपका क्या 2x स्क्वायर एक लिनियर हो जाएगा? नहीं होगा, तो 2 आ गया। 3x³ हो जाएगा लिनियर? नहीं होगा। ये कह रहा है सिर्फ ax प्लस b। ax प्लस b का मतलब 2x प्लस 3, 3x 23x माइनस 23, कुछ भी ले लो, ये जरूर नहीं है दोनों सेम हो। तो ये जो चीजें हैं ये आपका लिनियर पोलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक में जहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब 9th में पढ़े हो। लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। क्यूबिक में 3, देखो ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। इस पे ये 0 नहीं होना चाहिए, ये दिक्कत हो 0 हो जाए कोई बात नहीं। 2x स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलोगे? क्यूबिक के लिए 3x³ या तो ओनली x³ 7x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7 क्यूबिक, क्योंकि सबसे बड़ा वाला जो पावर वो 3 है। तो ये तीनों में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक इक्वेशन दे दिया, पूछेगा ये कौन सी पोलिनोमियल है, तो आप सॉल्व करके देखो कि ये इसी फॉर्मेट में आ रहा है या इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में, तो आप तीनों में आप कर सकते हो। नेक्स्ट, ए रियल नंबर a इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल fx इफ f ऑफ a इक्वल टू 0। अगर f और a को पुट करोगे किसी जगह पे पुट करके अगर 0 आ गया, fx में x के जगह पर कोई वैल्यू पुट करो 0 आ रहा, तो समझ जाना a क्या होता है? उसकी 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो सर ये कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, जैसे मैं कहूंगा उस भी पढ़े x प्लस 3 का 0 क्या होता है? -3। -3 को इस पे पुट कर दो, क्या हो गया ना? -3 प्लस 3 इक्वल टू 0 आया नहीं आया? तो -3 इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी प्रकार की जो आपका दिया हुआ fx जो भी हमें दिया हुआ मिलेगा, मैं अगर x के जगह पर कोई कांस्टेंट पुट करूंगा 0 हो गया, तो आप समझ जाना क्या है ना, वो उसका एक 0 है, वो इसका है क्या है ना 0 है। समझ में आ गया क्या बता रहा हूं मैं? नेक्स्ट, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन बी एट मोस्ट n रियल नंबर्स। डिग्री जितना बड़ा होगा, देखो यहाँ क्यूबिक में कितना बड़ा है? 3 है, तो उसकी कितनी ज्यादा हो जाएगा? कितनी रियल जीरोज हो जाएगा? 3। इसमें कितनी जीरोज है? 2। इसमें कितनी जीरोज है? 1।
अगर पूछा जाएगा x का 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2, कितनी इसकी जीरोज होगा? 4। कितनी हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कहीं आपका आ जाएगा x4 माइनस 1, कितनी जीरो जाएगा? 4। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये चीज आपको दे रखा है। ज्योमेट्रिकली द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx आर द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y इक्वल टू fx इंटरसेक्ट द x एक्सिस। x एक्सिस पे जितने भी टच करेगा उसको काउंट करोगे उतनी जीरोज आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर इसको मैं नेक्स्ट पेज में एक साथ समझा देता हूँ, इसमें शायद इस पेज में नहीं है, वो देखते हैं इस पेज में, हाँ है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। क्या हो गया ना, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक में कितनी जीरो जानी चाहिए? क्वाड्रेटिक में आपको 2 जीरो जाना चाहिए। क्वाड्रेटिक में कितना आना चाहिए? 2। एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक मैंने बीटा मान लिया। कोई सर एक्स वाई नहीं है, कुछ भी मान लो, कौन मना कर रहा है? तो देखो इसी फॉर्मूले में आया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जीरोज कितना होगा? जीरोज होगा इसका 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए। ये माइनस बी बाई ए क्या है वो भी समझो। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होती है उसे a बोलते हैं, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं, लास्ट में जो बच गया उसको c बोलते हैं। तो सम ऑफ जीरोज, इनमें से जितनी भी जीरोज आएगा, 2 जीरोज है, इन दोनों को जोड़ोगे फॉर्मूला क्या आया? डायरेक्ट माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई ए। ये c क्या है? कोफिशिएंट ऑफ b। a क्या है? c क्या है? कांस्टेंट टर्म। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये आपका हो गया सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाई ए। वो आपको ध्यान दे। देखो फॉर्मूला नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा? ना दे रखा है, यू हैव गिवन द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो की जगह पर क्या लगाओगे? माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह पर क्या लगाओगे? c बाई ए। तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये तो खतरनाक दिख रहा है। तो ये तो फॉर्मूला क्या आया? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है ना, ये आए। उसके बाद जब आपको पता लग गया, क्या पता लग गया? अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना पड़ जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा पता लग जाएगा c बाई ए। उसके रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएगा, ध्यान दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान देना, अगर उसमें ऐसे आता है अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो एक फॉर्मूला होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बिल्कुल है, ये भी है। अगर आपको अल्फा माइनस बीटा की वैन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला भी लगा दो, क्या दिक्कत है? दूसरा आता है, एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, आप सुनो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा या a प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा प्लस में 4 अल्फा बीटा, ये भी यूज कर सकते हो। या कभी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, क्योंकि इसमें प्लस 2ab आएगा, उसमें माइनस 4ab हो गया, तो बचेगा तो माइनस 2ab ये वाला। ये कभी कभी जरूरत पड़ जाएगा, ध्यान देना, कभी सवाल कुछ ऐसे नहीं डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये आप ध्यान देना। ऐसे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ऐसे अल्फा 4 प्लस बीटा 4 ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। कोई ये कुछ समझ में नहीं आया, चलो बताता हूँ, आप देखो इसमें। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, आप देख लो क्या करना था ना। अल्फा 4 प्लस में बीटा का 4, तो आप लिखोगे अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने ए मान लिया, सपोज ए और बी, या एक्स वाई मान लो, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू अल्फा बीटा। तो इसीलिए उसको लिखा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान होनी चाहिए, सारे फॉर्मूला, कभी कोई फॉर्मूला पूछ लेगा, यूज हो जाएगा, कुछ पता नहीं है, इसीलिए सब चीज़ ध्यान होना आपको चाहिए जो मैं आपको बताया गया। ऐसे ये बुक में अभी भी दे रखा है, क्वेश्चंस आते नहीं हैं, आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी आप देख लो।
अगर एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल में जहां 3 आएगा, जिसकी पावर 3 आएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी वाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा और अल्फा सी वाई ए, और अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस डी वाई ए। ऐसे वो क्वेश्चन इसमें आते नहीं है इसमें, तो आप फिर भी आप इसको देख लो क्या बताया मैंने। तो सेकंड चैप्टर में ज़्यादा जरूरी है, जीरोज देगा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, ना माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या था, ना सी बाई ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ना के बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला। एक्स फॉर्मूला और बताया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बताओ ना, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं लगाऊंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब प्रयास करना कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका आए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आए तो सॉल्यूशन हो जाएगा। अल्फा 4 प्लस बीटा 4, तो आप ध्यान देना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab इसकी स्क्वायर, 2 के ऊपर मत लगा देना, या समझ में नहीं आ रहा तो ये लगाओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये ध्यान देना, ये आप कर सकते हो। ये मैंने कौन सा बता दिया ना, चैप्टर नंबर 2 ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर 3 में आते हैं। चैप्टर 3 देखो क्या दे रखा है इसका, ठीक है ना, ये 3 आ जाते हैं। हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पूरे फॉर्मूला करानी है, फटाफट बतानी है। देखो, इज सॉल्यूशन एक्स वाई ऑफ द लीनियर इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 व्हिच रिप्रेजेंट ए लाइन करस्पॉन्डेंट टू ए पॉइंट ऑन द लाइन, क्या होती है ना, इज सॉल्यूशन एक्स वाई, इसके अंदर आप एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक्स एक वेरिएबल है, ये क्या दे रखा है ना, 2 वेरिएबल दे रखा है आपके पास, क्या दे रखा है ना, 2 वेरिएबल दे रखा है। तो आप देखो क्या क्या है 2 वेरिएबल, इसमें क्या है ना, पहले आपको दे रखा है क्या है ना, एक अगर 2 आपका इक्वेशन देगा, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल कौन सा है, एक हो गया x, एक हो गया b, a b c क्या है, ये सब कांस्टेंट टर्म है, 2 4 6 -2 -4 √2 √3 कुछ भी ले सकते हो। तो अगर 2 वेरिएबल्स दे रखा है, एक हो गया a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y और c2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये दोनों क्या दे रखा है, 2 वेरिएबल्स है। और अब क्या करेंगे ना, दोनों को हम ग्राफिकली अगर बनाएंगे तो क्या होगा ना, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट क्या होता है, ऐसे और ऐसे, देखो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ग्राफ ऐसे बनाते हो तो यहाँ से यहाँ तक हो गया ये x का वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक हो गया वो आपका y का वैल्यू, ये हो गया x और y, ठीक है, वो आपको ध्यान देना। अब आ गया क्या बताया, अभी आप देखो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा, क्या लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन ना, एक लाइन अगर ये ग्राफ है, एक ग्राफ ऐसे गया एक ऐसे गया, तो ये वाला जो होता है x के लिए, ये होगा y के लिए, ये जो कोऑर्डिनेट है इसको बोलते हैं xy, ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 क्या होता है ना, x का जो कोफिशिएंट है a1 और a2 क्या है, जो दूसरी इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है, b1 क्या है ना, y की जो कोफिशिएंट है पहले में, b2 क्या है ना, दूसरे की जो कोफिशिएंट है। ये तो आप पता होगा फॉर्मूला कैसे ना, 2x - 3y - 7 इक्वल टू 0, 3x - 2y - 8 इक्वल टू 0। तो ये मेरा a1, ये मेरा b1, ये मेरा c1, ये मेरा a2 - 2 मेरा b2 - 8 मेरा हो गया c2। तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू -3y - 2। तो आप कहोगे क्या है ना, ये इंटरसेक्टिंग करेगा, लाइन क्या करेगा, आपस में इंटरसेक्ट करेगा। अगर दोनों बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, पैरेलल लाइन होगा, एक लाइन ऐसे जा रहा है एक लाइन ऐसे जा रहा है, तो जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक्स और वाई, आप कैसे फाइंड आउट करोगे, नहीं कर सकते। तीसरा क्या था ना, कॉन्सिडेंट लाइन्स, इसका मतलब क्या होता है, ओके, एक लाइन आपका ऐसे जा रहा है, एक इक्वेशन आप बनाए ऐसे गया, दूसरे एक इक्वेशन ऐसे चला गया, दूसरा इसके ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जाएगा, तो उससे बोलते हैं हम क्या है, कॉन्सिडेंट लाइन्स, ओके। और द इक्वेशन आर डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन,
ये जो डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन बहुत सारे इसके सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन। इसका क्या होगा ना, इसमें यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट होगा, जिसे संगत बोलते हैं, कंसिस्टेंट होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये नॉट इक्वल टू बीच में दे रखा है, ये नॉट इक्वल टू बाद में दे रखा है, तो नॉट ये जो तीनों जो बराबर होगा तो क्या होगा ना, जो दोनों लाइन है वो आपका कॉन्स्टिटेंट लाइन होगा। कॉन्स्टिटेंट लाइन क्या है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरे लाइन भी जा रहा है, और इसकी सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट जो बताया गया क्या होती है, नो यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये इनकंसिस्टेंट होगा, जो आपको बताया गया इनकंसिस्टेंट आपका होगा। देखो इसमें क्या है ना, इसमें दे रखा है नो सॉल्यूशन, नो यूनिक सॉल्यूशन। नो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या बताया गया ना, कंसिस्टेंट के लिए क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा क्या बताया गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हो गया क्या है ना, जो इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, इसकी कोई सॉल्यूशन आपको निकालना नहीं है। कोई इक्वेशन में आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया और आप लगे पड़े हो सॉल्व करने के लिए, पता लगे इसमें नो सॉल्यूशन की स्थिति है, तो चेक करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखो x + y इक्वल टू 7, मैं 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2x + 2y इक्वल टू मैंने कर दिया 21। कैसे हो जाएगा भाई, देखो ये हो गया a1/a2 1/2, ये भी आपका 1/2, लेकिन ये आपका हो गया 1/3 नॉट इक्वल टू, तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसका नो सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कभी कभी चेक भी कर लेना कि ये क्या चीज़ है। आगे आते हैं, x = 0 इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस एंड y = 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अगर ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सही से पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा, जो बताया, क्या बताया मैंने, अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, ये आपका आता है x और 0, y 0 होगा, y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा वो आपका 0 और y हो जाएगा। तो अगर आपका x = 0 दे रखा है तो समझ जाना y एक्सिस पे है, अगर y = 0 है तो समझ जाना x एक्सिस पे है, और x = a दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, x = a, मैं कहूँगा ग्राफ बनाऊं x = 2, तो ये रहा x के ऊपर 2, ये हो गया। तो किसके साथ पैरेलल होगा, y के साथ पैरेलल होगा, ये लिखा है x = a, इट मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल किससे, y के साथ पैरेलल हो रहा है। y = b, इसका मतलब वो s के साथ पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान देना। और कुछ फॉर्मूला इस चैप्टर में है, 3rd चैप्टर में, फटाफट देखते जाइए, बहुत फॉर्मूला है बेटा। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, क्या हो गया, डिस्टेंस आपके पास, डिस्टेंस क्या होगा ना, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका है, तो आप देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा ना, डिस्टेंस इक्वल टू आपका स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। अब जब एक फॉर्मूला पता है तो 2-3 फॉर्मूला पता लग जाएगा। इन sums consisting of sum of the difference of the digits and reserving the digits। अच्छा, अगर आप किसी ये 2 डिजिट नंबर के लिए आसा था, इसमें तो सवाल आप करोगे तो पता लगेगा, इसके लिए आपको नहीं, उसके लिए क्या करेंगे ना, उसके लिए फॉर्मूला होता है। अगर 2 डिजिट नंबर है तो आप यूनिट डिजिट को y मान लो और 10 डिजिट को x मान लो, तो नंबर होगा 10x + y। अगर उसको रिवर्स करोगे तो क्या होगा, 10y + x, डिजिट क्या हो जाएगा, x + y। अगर दे देगा कि दोनों डिजिट का जोड़ दे दिया 7, और अगर नंबर जो है उस पर अगर 15 जोड़ा जाए तो वो रिवर्स हो जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, तो इस टाइप का आपको करने के लिए आपको दिया गया है। अगर ऐसे कुछ नंबर आता है सॉल्यूशन करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे, दोनों छोटा हो जाएगा, उसको आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आप ध्यान देना जो बताया गया। चैप्टर नंबर 4 में अब आ जाओ। चैप्टर नंबर 4 क्या कहेगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी फॉर्मूला, लीनियर बताया गया, लीनियर बताया गया ax + b और x इज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बताया गया x² + bx + c और a इज नॉट इक्वल टू 0। और क्यूबिक क्या हो गया, ax³ + bx² + cx + d और a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये बताया गया। अब हम पढ़ रहे हैं क्या है
ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इस फॉर्मेट में होगा और ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, इसके बाद नहीं है कोई। अगर ये आ जाएगा तो बड़ा ले लोगे क्यू प्लस 7, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्यूब आ गया, ये क्यूबिक हो जाएगा, ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है, वो ध्यान देना। एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन विच आर नॉट क्वाड्रेटिक, देखो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये थोड़ा इक्वेशन गलत दे रखा है, ये आपका नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर x4 हो गया यहाँ, ये x स्क्वायर x4 हो गया, ठीक है, ये नहीं है। तो ऐसे आप ध्यान देना, कोई भी इक्वेशन आप ले रहे हो, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो समझ जाना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अदरवाइज कोई भी आए तो वो आपका नहीं है। बुक में आपको क्वेश्चन दे रखा है 2x माइनस 3 का होल क्यूब इक्वल टू क्या दे रखा है ना, 2x प्लस में 7 का क्यूब। इसको भी सॉल्व करो, इसको भी एक्सपेंड कर दो, दोनों को एक तरफ ले लो, देखना कि इसी फॉर्मेट में आ रहा है क्या, हाँ तो फिर क्वाड्रेटिक है, नहीं है तो नहीं है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इफ अल्फा सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ना, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू अल्फा इज ए सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या दे रखा है, ये थोड़ा घुमा के आपको दे दिया कि एक रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक रियल नंबर जो अल्फा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे ना, अगर अल्फा सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर उसको पुट करने पर, अगर मान लो पुट करोगे इसके ऊपर और 0 हो रहा है तो ये होगा 0 जब द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर द सेम एज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपने सेकंड चैप्टर में पढ़े हो, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, तो ये सब आप पढ़े हो, उस चैप्टर में आप पढ़े हो। अब आ जाओ, इसकी जो मेथड है आपकी बुक में कंप्लीटिंग स्क्वायर में थोड़ा हट चुका है, 2 है, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप कर सकते हो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हो। क्या होती है ना, इसमें डी का फॉर्मूला, डी ये देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये मेरा हो गया ए, ये बी है, ये मेरा सी है, ये आपका हो गया। लेकिन जब मैं डी लिखूंगा, डी निकालूंगा डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये कब कब क्या होगा, ये आपको दे रखा है, अगर डी 0 होगा, क्या हो गया, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या होती है, हाँ, अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा ना, रियल रूट्स होगा, अगर 0 होगा तो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होता है, उसको कंसिस्टेंट रूट्स कहा जाता है। अगर 0 से छोटा होगा डी तो नो रियल रूट्स, क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। तो इस चैप्टर के फॉर्मूला क्या है, थोड़ा और भी जो बता रहा हूँ आप सुनिए, इसमें क्या क्या है फॉर्मूला। इसके ऊपर जो फॉर्मूला है, तो आप डी इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर डी इक्वल टू 0 तो रियल रूट होगा और इक्वल रूट होगा, डी अगर 0 से बड़ा होगा रियल होगा, और क्या होगा, रियल होगा, डी अगर 0 से छोटा होगा नॉट ए रियल रूट, नॉट ए रियल रूट, है ना। इसमें इक्वल रूट भी होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल रूट हो जाएगा, डिस्टिंक्ट रूट, ये इक्वल रूट्स भी होगा। तो ये आप ध्यान देना, ओके, तो ये आप ध्यान देना। और जो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये जो दे रखा है आपका, ये दोनों अलग अलग होगा, अलग अलग रियल रूट्स होगा, दोनों सेम नहीं, सेम कब होगा ना, दोनों सेम रूट होगा जब आपका 0 होगा। हो गया, ये आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में इतनी फॉर्मूला है। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या कह रहा है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाओ, क्या होती है ना, जनरल टर्म, ये पहले भी मैंने आपको बताया, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ए प्लस डी, क्या होती है, ए प्लस डी, फटाफट देखो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये आपका होता है क्या है ना, ये आपका एपी का जनरल टर्म होती है। और एपी का तो फॉर्मूला आपको पता है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एपी में आप एक वीडियो बना के भेजा, उसमें देख लेना। ए को बोलते हैं प्रथम पद, जिसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, देखो बाहर कौन बात कर रहा है। डी होता है कॉमन डिफरेंस,
कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ए 10 माइनस ए 9 या ए 8 माइनस ए 7 या तो ए 20 माइनस में ए 19, ये सभी में डी निकल जाएगा। आगे आते हैं ए एन नंबर ऑफ टर्म, ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ए एन का दूसरा एल भी बोलते हैं। अगर मुझे लास्ट टर्म से चाहिए ए एन तो क्या होगा? लास्ट टर्म से मुझे चाहिए ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे अगर दोनों टर्म में अंतर मुझे पता करना है तो एन माइनस के इंटू में डी। अगर मेरे पास 3 टर्म दे रखा है, कोई भी 3 टर्म दे रखा है, ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। और करता हूँ, एक होता है एस एन माइनस 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 वन इक्वल टू ए एन। अगर मैं बात करूँगा 3 टर्म दे रखा है, 3 टर्म, तो मुझे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेना है। मुझे अगर 4 टर्म लेना है, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D लेना है। अगर मुझे 5 टर्म पूछा है, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D लेना है। और इसकी कॉमन डिफरेंस जो है, इसकी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2D, लेकिन इसकी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D, इसकी कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D। तो उस प्रकार के आपको लेना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान दो इसमें, अगर तीनों टर्म आप एस एन सम ऑफ एन टर्म n बाई 2 ए प्लस एल, एल होता है लास्ट टर्म, एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। एस एन अगर 1 से स्टार्ट करना है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एस एन अगर इवन नंबर का करना हो n इंटू एन प्लस 1, अगर ऑड नंबर का करना हो n स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूला है, लेकिन ये दोनों मेन है। ये तो आप ऐसे नॉलेज के लिए मैं एक्सेल के 100 तक का जोड़ करूँगा तो ये लगा दूँ। ये मैंने क्या हो गया ना, सम ऑफ इवन नंबर का, सम ऑफ इवन नंबर, ये हो गया सम ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से आप कर रहे हो। ये सब फॉर्मूला कुछ है, उसको आप ध्यान देना है, ठीक है। ये एपी का सारे फॉर्मूला जो मैंने आपको रिवाइज करवाया। हम आगे चलते हैं, क्या फॉर्मूला और है इसमें। ये एपी का सारे बता दिया मैंने, इस फॉर्मूला आप चेक कर लेना क्या है नहीं है, ये सब दे रखा है, सब बता दिया। आ जाओ एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको टाइम थोड़ी सी लगेगा। देखो मैं एक में बता दूँ सारे, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। आप 9th क्लास में भर भर के पढ़े हो। ये 0, ये मेरा 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई और ये एक्स वाई डैश हो गया। ये मेरा 1 2 3 ग्राफ पेपर में बनाना इसे, तो -1 -2 -3 -4। ये होता है प्लस प्लस, ये आपका माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चीज़ है। और पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x0, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0y, ये आप ध्यान देना। अब इसमें फॉर्मूला क्या है देखो बता देता हूँ ना। डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर 2 पॉइंट दे रखा है, ये 2 3 और इधर एक दूसरा पॉइंट 4 -2, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो। इसको बोलते हैं x1 y1, बीच में कॉमा दे देना, x2 और y2। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इससे बोलते हैं दूरी का सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस बताओ, x² + y² का स्क्वायर रूट, एक बार पेपर में आया था। एक आता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसी लाइन के मिड पॉइंट फॉर्मूला, x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2 / 2, ये होती है। नेक्स्ट फॉर्मूला, ये सब दे रखा है आपका। और ये मैंने बताया, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, ये भी हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से हो गया। ये क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से, ये फॉर्मूला है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ओके। और ये चीज़ें आपको दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो ये दे रखा है, ये एक पॉइंट है, इसका नाम मैंने दे दिया 4 और 5। अब पूछेगा y6 से डिस्टेंस कितना है ना, जितना x है वही है, कितना 4 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम y है। अगर मैं कहूँगा y से डिस्टेंस कितना है 4 है, x से डिस्टेंस कितना है 5 है, तो ये थोड़ी सी आपको देखना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, ये x और y है, y से डिस्टेंस 5 लिख देते हैं, नहीं गलत है, उसको समझना।
3 points ABC are collinear if the sum of the distance between the two pairs of points the distance between the third pair। बेटे कभी कभी होता है, देखो इसकी डिस्टेंस निकाल दो, इसकी डिस्टेंस निकाल दो, इसकी डिस्टेंस निकाल दो। कभी कभी क्या होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। क्या फॉर्मूला है? 1/2 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। 1/2 भी चला गया तब भी 0 हो जाएगा, इसकी जरूरत भी नहीं है। ये मॉडुलस में ये लगा दोगे, जो आपका आएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपको सॉल्व कर दोगे। क्या होगा? तीनों पॉइंट दे रखा है, पूछेगा अगर वो कॉलिनियर में है, x की मान क्या है, k का वैल्यू ज्ञात करो। तो ये आपका चीज़ें आपको ध्यान देना। उसमें आपको आ जाएगा सेक्शन फार्मूला दे रखा है। और ये इंटरनली एक्सटर्नली आपकी सिर्फ इंटरनली होगा, एक्सटर्नल तो आपको होगा ही नहीं। सेक्शन फार्मूला क्या होती है ना, ये देखो m1 x2, अगर m1 m2 मानते हो, अगर एक लाइन है, ये लाइन आपको दे रखा है, कौन सा है, या ये एक लाइन है आपका, एक लाइन आपको दे रखा है a और b। a आपका दे रखा है x और y, x1 y1, b दे रखा है x2 y2, और एक c दे रखा है जो m1 रेशियो m2 से डिवाइड कर रहा है। तो इसका x और y क्या होगा? x होगा m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये वाला हो गया, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। और उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। अब मैं बता रहा हूँ, फटाफट देखते जाओ, ठीक है। और उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, तीन भाग में। अगर एक लाइन दे रखा है a और b दोनों, और इसमें c d इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। c के लिए जो ये जो m1 और m2 होगा, ये हो जाएगा 1:2। समझ, जो बच्चे पहले पढ़े होंगे समझ में आ जाएगा। और x1 y1 तो सेम होगा दोनों के लिए, x1 y1 इसकी x2 और y2 दोनों के लिए सेम होगा, इसके लिए। लेकिन जब आप सेक्शन फार्मूला लगाओगे, ये लगाओगे m1 हो जाएगा 1, m2 हो जाएगा 2, इसके लिए m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। तो ये आपका होता है जब 3 बराबर भाग में आप बांटोगे। अगर 4 में बांटोगे क्या होगा? चारों में भाई इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दो। तो 1 2 3 4 दिक्कत होता है जब आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, तब इक्वल दिक्कत होती है। इसके लिए m1 1 और 2:1 ये होता है। नेक्स्ट क्या होता है ना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। इसमें कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं, फटाफट देखो इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो बता देता हूँ मैं। चैप्टर 8 छोड़ो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वीडियो, यहाँ तक खत्म करते हैं। रुको, इसमें और बता दूँ। अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपको आ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पता करना हो, तो तीनों का दूरी निकाल दो। उसमें करना क्या है? करना आपको ये है कि तीनों का दूरी आपको निकालना है। ये ABC दे रखा है, प्रूव करने के लिए देगा AB, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, तीनों बराबर हो गया तो आप समझ जाना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स है। राइट ट्रायंगल का आ जाएगा तो क्या करना है, आप ऐसे तो पता नहीं चलेगा कौन सा 90 का है। AB का स्क्वायर डिस्टेंस लगा के, और AB BC और CA कोई भी दोनों को जोड़ोगे तीसरे के बराबर हो जाएगा, तो आप समझ जाना को राइट ट्रायंगल है। अगर पूछा जाएगा कि आप ये बताइए ना, एक रेक्टेंगल का वर्टेक्स है भाई, ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा और दोनों डायगोनल भी इक्वल हो जाएगा, या इसकी मिड पॉइंट और इसकी मिड पॉइंट भी इक्वल होगा। लेकिन आप डायगोनल पूछाए, रेक्टेंगल पूछाए तो दोनों का डायगोनल इक्वल होगा। अगर आपको पैरेललोग्राम पूछा है तो ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा और इसकी मिड पॉइंट और इसकी मिड पॉइंट इक्वल होगा। द मिड पॉइंट ऑफ SC ABCD, SC के मिड पॉइंट BD के मिड पॉइंट भी इक्वल हो जाएगा। अगर मैं आपको स्क्वायर बोलूँगा, स्क्वायर ना, चारों साइड इक्वल हो जाएगा और दोनों डायगोनल भी इक्वल हो जाएगा। मैं अगर रंबस के लिए पूछूं तो चारों डिस्टेंस निकालोगे और इसकी मिड पॉइंट निकालोगे, समान होगा। तो ध्यान देना ये आपका रंबस हो जाएगा। तो इस प्रकार के आप पूछ सकता है, रंबस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, इस टाइप का आपको पूछेगा। चारों वर्टेक्स दे दिया, पूछेगा प्रूव दैट इट इज द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर, तो चारों साइड का दूरी निकाल दो, 2 डायगोनल निकाल दो, ये चारों साइड इक्वल होगा, 2 डायगोनल इक्वल होगा, बस प्रूव हो गया।
ऐसे रोम्बस के लिए चारों साइड इक्वल होने से नहीं होगा। द मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू द मिड पॉइंट ऑफ BD, वो निकाल दो तब भी हो जाएगा, दोनों सेम होगा। तो इस चैप्टर में फॉर्मूला तो बहुत कम है। फॉर्मूला कितनी है? 2-3 फॉर्मूला है। एक हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, एक हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला, एक हो गया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, बस ये है। और एक सेंट्रोइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय, ये है आपके में 3, वो है नहीं है, नहीं दे नहीं रखा है, तब भी बता दूं। अगर x के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे ना, x = x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 और y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3, ये आप लगा देना, ये आपका सेंट्रोइड निकल जाएगा। ऐसे फॉर्मूला है। कहीं तीनों पॉइंट आपको दे दिया है, तो आप कैसे पता करोगे कि कोलिनियर है? मैंने बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके तीनों को पुट करोगे, बराबर में 0 लगा के कर सकते हो। अगर तीनों ऐसे दे दिया तो आप दूरी निकाल दो तीनों के, इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस, फिर इसकी डिस्टेंस, कोई भी 2 डिस्टेंस को जोड़ो, तीसरी के बराबर हो गया, तो आप समझ आना वो दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये मैंने फॉर्मूला भेजा तो आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन सी चैप्टर का मैंने बता दिया आज आप लोगों को ना। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 में क्या है? रियल नंबर। उसके बाद क्या था? पॉलिनोमियल, फिर 2 वेरिएबल, है ना। और 4 में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और AP बताया गया, और 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इन सब की फॉर्मूला बताया गया। तो आप उम्मीद करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो, शुरू से मैं बता दूं। ठीक है, चलिए ये लो, चैप्टर 1 का फॉर्मूला है सारे, ये बता दिया। अभी आप टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है, इसमें ये बढ़ाड़े SCF और LCM इक्वल टू ये जो है A × B, ये बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 2 में आपको बताया गया सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये सब सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 1-2 फार्मूला और आता है इसमें, इसको भी आप कर सकते हो। आप रोक के वीडियो को आप फार्मूला सारे नोट आउट कीजिए, मैंने बता दिया। 2 बार 3 बार देखना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो भी बताया गया। इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, कॉन्सिस्टेंट्स लाइन, और कॉन्सिस्टेंट के लिए 2 होता है, नॉट इक्वल टू और तीनों इक्वल वाला, और इनकंसिस्टेंट वाला जो दोनों इक्वल और तीसरा बराबर नहीं है, A1 B1 C1 मैंने बताया। उसके बाद ये भी कुछ फैक्ट्स बताया गया, डिस्टेंस ट्रैवल, इसमें भी है, और सारे फार्मूला और भी बता दिया जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको D कैसे फाइंड आउट करोगे, B² - 4AC, इसमें दे नहीं रखा है तो आप, मैंने बता दिया, ये रहा B² - 4AC, ये वाला फार्मूला। और उसमें भी क्या क्या है, कंडीशन क्या क्या था ना, अगर वो D से बड़ा और इक्वल है तो क्या होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फार्मूला रियल रूट होगा। तो उसमें क्या हो गया ना, इसमें इक्वल रूट्स कब होगा, ये तीनों कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। कौन कौन सी? ये तीनों में है यहाँ पे। एक था यहाँ पे, ये आपका था 2 डिस्टेंस रियल रूट्स, अलग अलग रियल रूट्स आएगा, और दोनों रूट्स इक्वल आएगा, और कोई रियल रूट नहीं है। जैसे आपका D आपका आ जाएगा -4, उसको सॉल्व ही नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ था। अब आ जाओ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान देना। SN AN लास्ट टर्म से, हाँ एक लास्ट टर्म से कैसे हमें निकालना है, लास्ट टर्म से हमें 10वां पद चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। AN = L - n - 1 × D, ये लास्ट टर्म से आपको निकालना। एक फॉर्मूला और भूल गया था मैं, सॉरी, इसमें और क्या फॉर्मूला था, अगर ABC AP में है तो आप ध्यान देना 2B = A + C और B = A + C डिवाइडेड बाय 2, ये वाला भी एक ध्यान देना। ABC किस पे है, AP में है। ठीक है, और आप देखो क्या है, और सम ऑफ n टर्म SN बता दिया फॉर्मूला। n ऑड नंबर्स, ये थोड़ी बहुत ऐसे जरूरत नहीं है, फिर भी छोटी चीज़ें सॉल्व करने के लिए जरूरत होता है अगर ऑड नंबर चाहिए। और इवन नंबर के लिए क्या होता है, n × n + 1, और ये सारी चीज़ें आप इसमें ध्यान देना। 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका। डिस्टेंस फार्मूला एक आपको आता है, बहुत कम फार्मूला इसमें डिस्टेंस फार्मूला आप लगाओगे। कौन कौन सी फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला, और उसके बाद क्या आता है ना, एक हो गया सेक्शन फार्मूला, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है ये फार्मूला। एक आपको आता है, अगर ट्राइसेक्ट कर रहा है तो कोलिनियर है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0 करोगे। अगर कोलिनियर है क्या करोगे, या तो इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों को जोड़ोगे, तीसरे के बराबर हो जाएगा, या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0 कर देना तो भी कोलिनियर हो जाएगा ये। और उसके बाद सेक्शन फार्मूला आप आ जाओ, M1x2 + M2x1 डिवाइडेड बाय M1 + M2, ये MN मान के करो या M1 M2 मान के करो।
मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, और ये आपको बताया गया जो जो चीज़ें हैं इसको आप नोट आउट कर लेना। ये आपका आ गया। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें 8 चैप्टर से लेकर लास्ट तक और चीज़ें मैं बता दूंगा। बेटा उम्मीद करता हूँ कि इसकी वीडियो जो है आप सारे प्रैक्टिस कीजिए, इसको पूरा सारे फॉर्मूला आपको रिवाइज हो जाएगा जो जो चैप्टर मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में और मैं करा दूंगा।